नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आपकी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही होगी। इस चैनल पर आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाए जाते हैं और आने वाली प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा के समाधान भी इस चैनल पर आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको कहीं पर भी खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज हम मॉडल प्रश्न पत्र के अंतर्गत कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इसमें न केवल आपको आंसर बताए जाएंगे बल्कि उन्हें विस्तार पूर्वक समझाया भी जाएगा ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई अन्य प्रश्न आए तो आप उन्हें भी इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहले प्रश्न में उचित विकल्पम चित्वा लिखत, सही विकल्प का चयन करना है संस्कृत में, जिसके अंतर्गत पहला दिया गया है अस्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम अस्ति। शब्द दिया गया है अस्मत्, जिसकी विभक्ति में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन रूप में ये शब्द क्या बन जाएगा वो बताना है। इसका रूप क्या होगा। विकल्प दिए गए हैं अ वयम, ब अस्माकम, स अस्मासु और द है अस्मभ्यम। अब विभक्ति क्या होता है समझ लेते हैं। संस्कृत भाषा में 7 प्रकार की विभक्तियां पाई जाती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और 3 वचन में इनका जो शब्द बदल जाते हैं, रूप चेंज हो जाता है। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन होता है। अलग अलग वचन में अलग अलग विभक्ति में शब्द चेंज हो जाता है। शब्द दिया गया है अस्मत् और इसकी षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में क्या होगा ये बताना है। षष्ठी विभक्ति में एक वचन में होता है मम, द्वि में होगा आवयोः और बहुवचन में होगा अस्माकम। इस प्रकार हम देखेंगे जो हमारा दूसरा विकल्प है वह सही उत्तर हो जाएगा। ब में दिया गया है अस्माकम। विभक्ति आपको अच्छे से समझना होगा। यदि आप अलग से वीडियो चाहते हैं विभक्ति समझने के लिए संस्कृत भाषा में तो आपको अलग से वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। शब्द दिया गया है लतायाम और बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। अभी मैंने जैसा कि बताया 7 प्रकार की विभक्तियां होती है, एक संबोधन होता है। इसमें कौन सी विभक्ति है लतायाम में। लतायाम में विभक्ति है सप्तमी। सप्तमी विभक्ति के एक वचन का शब्द है ये लतायाम। यदि इसी के द्विवचन में देखा जाए तो लतियो हो जाएगा और बहुवचन में देखा जाए तो लतासु हो जाएगा। इस प्रकार लतायाम शब्द जो है वो सप्तमी विभक्ति का शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है युष्मान इति पदे वचनम अस्ति। युष्मान में कौन सा वचन है ये बताना है। युष्मान शब्द द्वितीय विभक्ति का शब्द है जिसमें एक वचन में है त्वाम, द्विवचन में है युवाम और बहुवचन में है युष्मान। इस प्रकार युष्मान जो है वो बहुवचन का शब्द है। सही विकल्प हो जाएगा अपना स बहुवचनम। युष्मान बहुवचनम द्वितीय विभक्ति का शब्द है। प्रश्न क्रमांक 4 है रामेण इति रूपम अस्ति। शब्द दिया गया है रामेण और ये किस विभक्ति का और कौन से वचन का शब्द है ये देखना है। रामेण तृतीय विभक्ति का शब्द है जिसमें एक वचन में होता है रामेण, द्विवचन में रामाभ्याम और बहुवचन में रामेह। तो रामेण जो है
एक वचन तृतीया विभक्ति का शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ। अगला प्रश्न पूछा गया है, अहम अश्वम विद्यालय गमिष्यामि। अहम श्वः विद्यालयं गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। इस वाक्य में अवयव का पता लगाना है। अवयव शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी लिंग, वचन या कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं, उन्हें अवयव कहा जाता है। अब यहाँ पर इस शब्द में जो श्व है वो अवयव है, तो ऑप्शन ब जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अवयव का प्रयोग उस समय को बताने के लिए होता है जब यह वाक्य किसी व्यक्ति द्वारा कहा जा रहा है कि वह क्या करने जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 6 है, अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति। आपको 4 पद दिए गए हैं, सर्वत्र, पर्यावरणम, सौहार्दम और फलानी। इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द अव्यय है ये बताना है। तो जैसा कि बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जो शब्द लिंग, वचन और कार्य की दृष्टि से इनमें कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें अवयव कहते हैं। ये अविविकारी शब्द होते हैं, जैसे सर्वत्र, ये एक अवयव शब्द है। साथ ही अगर आप संस्कृत के कुछ और अवयव देखना चाहते हो तो शनेह, कुत्र, तदा, अपि, पर्याप्तम, यथा, उच्चे, केवलम, यदा और वास्तवम, ये संस्कृत के कुछ अवयव शब्द हैं। आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में है, प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थान पूर्ति कुरुतः। कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, जिसमें से रिक्त स्थान में कौन सा शब्द उचित बैठेगा वो आपको लिखना है। पहला दिया है, पश्याम इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान धातु अस्ति। पश्याम एक शब्द दिया गया है, इसमें कौन सी धातु है वो बताना है। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया होती है उसके मूल रूप को धातु कहा जाता है। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण का मूल तत्व है। धातुओं के साथ जब उपसर्ग, प्रत्यय और सामासिक क्रियाएं जुड़ जाती है तो और भी नए नए शब्द बनते हैं, और अलग अलग लकारों में इनके अलग अलग रूप होते हैं। अब धातु, ये शब्द दिया गया पश्याम, इसमें होती है दृश्य धातु। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना। प्रश्न क्रमांक 2 है, लभते इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान पुरुष अस्ति। अलग अलग लकारों में अलग अलग वचन होते हैं, साथ ही अलग अलग पुरुष, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इन तीनों पुरुषों के अंतर्गत एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में शब्दों के रूप बदल जाते हैं। धातु दी गई है पठ और कहा गया है, दूसरा वाला है पद दिया गया है लभते, और इसमें बताना है ये कौन से पुरुष का वाक्य है। लभते प्रथम पुरुष का वाक्य, प्रथम पुरुष में एक वचन, लब धातु से बना हुआ है ये, जो प्रथम पुरुष एक वचन में जाकर लभते हो जाता है, द्विवचन में जाकर लभेते हो जाएगा और बहुवचन में जाकर लभंते हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, पट धातो विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनस्य रिक्त स्थान रूपम अस्ति। धातु दी गई है पट और लकार, विधिलिंग लकार में देखना है। कुछ संस्कृत के महत्वपूर्ण लकार है, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ये महत्वपूर्ण लकार है जिसको आपको अच्छे से इनका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में 100% आते ही हैं। शब्द चेंज हो जाता है परंतु
लकारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। विधिलिंग लकार में पुरुष दिया गया है उत्तम पुरुष और वचन एक वचन होना चाहिए। विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष में आता है पठेत, द्वितीय पुरुष में पठेताम, पठेयु। प्रथम पुरुष में एक वचन में पठेत, द्विवचन में पठेताम और बहुवचन में पठेयु आता है। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में देखें तो एक वचन में पठे, द्विवचन में पठेतम और बहुवचन में पठेत। उत्तम पुरुष में देखा जाए तो एक वचन में पठेयम, द्विवचन में पठेव, बहुवचन में पठेम। हमें उत्तम पुरुष में एक वचन में पूछा गया है, इसलिए पठेयम जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पठे जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है, इस प्रकार पठेयम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है अभवतम इति रूपम रिक्त स्थान अस्ति। अब बताना यह है कि द्विवचन का शब्द है या बहुवचन का शब्द है। अभवतम लंग लकार का शब्द है। इसके धातु रूप देखते हैं। प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। प्रथम पुरुष एक वचन में ये होगा अभवत, द्विवचन में अभवताम, बहुवचन में अभवत। अगला है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में अभवः, अभवतम, अभवत। अब अभवतम हमारा सही उत्तर आ चुका है। मध्यम पुरुष में द्विवचन का ये शब्द है, सही वचन हो जाएगा द्विवचन। प्रश्न क्रमांक 5 है निर्धनः इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान उपसर्ग अस्ति। एक शब्द दिया गया है निर्धन और पूछा गया है इसमें उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं और उनका अर्थ और अधिक विस्तृत कर देते हैं। निर्धन में यदि हम इसको तोड़कर देखेंगे तो निर और धन शब्द से मिलकर बना हुआ है। निर जो है इसमें उपसर्ग है और धन मूल शब्द है, दोनों मिलाकर बन जाते हैं निर्धन। तो सही उत्तर आ जाएगा निर। निर्धन शब्द निर धातु से मिलकर बना हुआ है। छठा है प्रत्युपकारः इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान उपसर्गः अस्ति। अगला शब्द है प्रत्युपकार। इस शब्द के हम देखेंगे प्रति और उपकार से ये मिलकर बना हुआ है। प्रति जो है वो उपसर्ग है और उपकार मूल शब्द। इस प्रकार जो प्रति वाला है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 में शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध वाक्य है या सही वाक्य है उनके सामने आम अर्थात सत्य लिखना है और असिद्ध वाक्यों के समक्ष न यानी कि असत्य लिखना है। पहला दिया गया है ही धन अनंता बराबर हन्यंता भवती। ही और अनंता को मिलाने पर हन्यता हो जाएगा, तो ये सत्य है, आम लिखेंगे। सत्य कथन है, दोनों शब्दों के मिलन से हन्यंता हो जाएगा। अगला है तवोत्तमा इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। शब्द दिया गया है तवोत्तमा और पूछ रहे हैं कि क्या ये दीर्घ संधि का शब्द है। पहले इसका संधि विच्छेद हम करते हैं। तवोत्तमा में तव और उत्तमा दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है। दीर्घ संधि का नियम ये कहता है कि यदि दो समान स्वर मिलते हैं तो उस स्थान पर दीर्घ संधि होती है। यहाँ पे
तऊ के बाद में अ और उ, अधन उ, यानी कि दो समान स्वर नहीं है। ये वृद्धि संधि का वाक्य है, क्योंकि वृद्धि संधि तब होती है जब अ या आ के बाद ए या ए आता है या ओ या औ आता है, तो इसको वृद्धि संधि कहा जाता है। यहाँ पे अ या उ आ रहा है, इस प्रकार ये वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि नहीं है। ये कथन न हो जाएगा या असत्य हो जाएगा। अगला है चोरो अयम इत्यस्मिन् पदे विसर्ग संधि अस्ति। ये पद दिया गया है और कहा गया है कि क्या इसमें विसर्ग संधि है। ये विसर्ग संधि नहीं है, ये कथन भी न हो जाएगा। चौथा है विमूढ़धिः इत्यस्मिन् पदे बहुव्रीहि समास अस्ति। एक पद दिया गया है विमूढ़धिः, इस पद में बहुव्रीहि समास है, इस तरीके से पूछा गया है। विमूढ़हि का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा विमूढ़ाधि यस्य शः विमूढ़धि, जिसका अर्थ है विमूढ़ बुद्धि वाला। बहुव्रीहि समास में मूल शब्द के अर्थ के उलट तीसरे शब्द का प्रकट होना, वहां पर बहुव्रीहि समास उपस्थित होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। विमूढ़धि जो है वो बहुव्रीहि समास का ही पद है। इसको आप आम करेंगे या सत्य करेंगे। अगला है अयोग्य इति पदे अव्ययी भाव समास अस्ति। एक पद दिया गया है अयोग्य, इस पद में बताना है कि क्या ये अव्ययी भाव समास का पद है, तो ये सत्य हो जाएगा। ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नन अव्ययी भाव जो इसका प्रकार है, उसका शब्द है। प्रश्न क्रमांक 6 है त्रिभुवनम इति पदे द्विगु समास अस्ति। पद दिया गया है त्रिभुवनम और पूछा गया है कि क्या इसमें द्विगु समास है। तो द्विगु समास ऐसा समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, और यदि जब कर्मधारय समास का प्रथम शब्द संख्यावाचक हो जाए तो वह द्विगु समास बन जाता है। द्विगु समास में किसी संख्या या समूह के होने का भेद होता है, और जैसा कि त्रिभुवन में त्रि यानी कि 3 संख्यावाचक शब्द है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, ये आम हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में युग्म मेलनम कुरुत यानी कि जोड़ी का मिलान करना है उचित शब्दों से। पहला दिया गया है कृतज्ञता। कृतज्ञता का विलोम यहाँ पे है कृतज्ञता, कृतज्ञहीनता। अगला है दूषितम, दूषितम का विलोम हो जाएगा शुद्धम। तीसरा है गच्छसी, गच्छसी का पर्याय हो जाएगा यासी। चौथा है विशीर्णा, विशीर्णा का समानार्थी शब्द होता है नष्टा। अगला है श्वेतः, श्वेत विशेषता बता रहा है अश्व की। लास्ट है निर्धन, निर्धन जो है वो किसान या कृषक की विशेषता बता रहा है, इसको मिलान करेंगे कृषक से। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्येन उत्तरम लिखत, इन शब्दों का एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है समागत्य इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय अस्ति। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। पद दिया गया है समागत्य, इसमें जो सम है वो उपसर्ग है, उपसर्ग के रूप में गम है वो धातु है, और जो प्रत्यय है वो ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। तीनों से मिलकर बन जाता है समागत्य प्रत्यय। तो अगर हम इसमें लिख सकते हैं प्रत्यय कौन सा है, तो हम लिख सकते हैं ल्यप प्रत्यय इसमें है। दूसरा है कथयितुम इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय अस्ति।
एक शब्द दिया गया है कथितुम और इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें तुमुन प्रत्यय होगा। तीसरा है उपार्जितवान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। उपार्जितवान एक शब्द दिया गया है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, इसमें तो कत्वतु प्रत्यय है। संस्कृत के प्रत्यय की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनके प्रत्यय की वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। चौथा है कीदृशः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यते। ये जो तीनों प्रश्न दिए गए हैं आगे के, आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। यदि आपने पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किया होगा तो आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, ये व्याकरण के शब्द नहीं है। इसका अर्थ होता है कि भूकंप से किस प्रकार के जानवर मारे जाते हैं या किनको नुकसान होता है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे विवश है। जो मजबूर जानवर होते हैं, मजबूर प्राणी, वो भूकंप से मारे जाते हैं, विवशा। पांचवा है वयोनुरोधात् कः लालनीय भवति, अर्थात आयु के आधार पर किसका पालन पोषण किया जाता है। जो शिशु होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उनका लालन पोषण किया जाता है। सही उत्तर आ जाएगा वयोधुनरात शिशु लालनीय भवति। छठा है अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलित। महानगरों में या शहरों में हर समय क्या चल रहा है, तो कालायास चक्रम, लोहे के पहिया। आगे के प्रश्न आप वीडियो से देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर भी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इन प्रश्नों की यदि समाधान बताएंगे, पर यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हम अवश्य ही लाने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शीघ्र से शीघ्र सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल सभी विषयों के कक्षा 9 से लगाकर कक्षा 12 तक हम लाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।